Hello students, today we will study chapter number 1 in science. Okay, our chapter is chemical reactions and equations. इस चैप्टर में हम ये जो 5 टॉपिक है वो कवर करेंगे. ओके, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस देखेंगे. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या केमिकल रिएक्शंस है, ये सब देखेंगे. इसके बाद केमिकल इक्वेशंस, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसको समझने के लिए हमें इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं और वो केमिकल इक्वेशन बनाकर उसको बैलेंस किस तरह से किया जाता है वो डिटेल में सीखेंगे. फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ेंगे. इसके बाद कोरोजन, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है पर इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फिर है रेंसिडिटी. ओके, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रोसेसेस या तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका ही एक एग्जांपल है. ये दोनों हम लास्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस समझने के लिए इन आवर डे टू डे लाइफ सम सिचुएशंस आर considered, which are milk is left at room temperature during summer. जब हम समर सीजन में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें से क्या होता है, कर्ड बन जाता है. तो मिल्क में से कर्ड बनना ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है. आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये जो मिल्क में से कर्ड बनता है उसमें एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. ओके, और ये लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड जनरेट करता है और उसकी वजह से ये मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरा है एन आयरन, तवा, पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोस्फियर. मतलब आयरन की कोई भी चीज है वो ह्यूमिडिटी वाले एटमोस्फियर में रखेंगे तो आपको पता है उसके ऊपर जंग लग जाता है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं. ओके, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स फर्मेंटेशन होना. ग्रेप्स आपने सुना होगा वाइन, वो जो अल्कोहल बनता है ना वो ग्रेप में से बनता है. वो फर्मेंटेशन करके बनता है. फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारे घर में भी जब हम कुछ खाने की चीजें बनाते हैं जैसे हांडवा, ढोकला, ये सब बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट वगैरह डालकर उसको थोड़ी देर ऐसे ढक्कन ढांक के रखते हैं. फिर उसमें जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ता है, आपने देखा होगा शायद. ओके, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है. तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. 4 नंबर है फूड इज कुक्ड. फूड का कुकिंग करना ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. फूड हम जब खाते हैं तो बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस होती है जो हम आगे चलकर 6th चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये भी केमिकल रिएक्शंस का ही एक पार्ट है. एंड लास्ट वन इज वी रेस्पायर. हम रेस्पिरेशन करते हैं. ये भी एक केमिकल प्रोसेस है क्योंकि हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल होता है एंड एक्सहेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है एंड ऑक्सीजन यूज हो जाता है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है. ओके, तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए एक्टिविटी 1.1 देखेंगे. एक्टिविटी 1.1 में एक आपको बुक में पिक्चर दिया है, यहां पर आपको दिखाई देगा. तो ये पिक्चर में एक मैग्नीशियम स्ट्रिप ली है. ओके, मैग्नीशियम स्ट्रिप जो डार्क ब्राउन या तो ब्लैक कलर की होती है. ये मैग्नीशियम स्ट्रिप को सबसे पहले सैंड पेपर जो आता है ना, कांच पेपर बोलते हैं, सैंड पेपर, उससे एकदम पहले थोड़ा सा रब कर देना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है. तो मैग्नीशियम
Mg होता है। ओके, और वो जब एयर में खुला पड़ा रहता है तो जैसे आयरन पड़ा रहता है तो आयरन रस्टिंग हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वैसे मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ओके, तो ये फिर जल नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन ऐड है। ओके, और एक चीज खास ध्यान रखना, कुछ भी चीज, कोई भी चीज जलना, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। ओके, कोई भी चीज बर्न करना मतलब ऑक्सीजन ऐड करना। ओके, ये चीज खास ध्यान में रखना। यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन ऐड है इसलिए ये फिर जलेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर से ये जो लेयर बन गया होगा उसको आपको सैंड पेपर से घिस कर निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसको हम जलाएंगे। ऐसी कोई स्ट्रिप है सपोज Mg की स्ट्रिप, ओके, मैग्नीशियम की, तो यहां से बर्नर से जलाएंगे। तो ध्यान रखना, ये जलाते वक्त आई ग्लास पहनने बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जब जलेगा तो एकदम डेजलिंग फ्लेम से जलेगा। तो एकदम आपने वो वेल्डिंग करते हुए देखा होगा तो एकदम कैसे लाइट आंखों में आ जाती है। ओके, उस तरह से ये डेजलिंग फ्लेम से जलता है, एकदम तेज व्हाइट लाइट से। और जब ये जलेगा तब जैसे जैसे जलता जाएगा ये आगे वाला हिस्सा ऐश में कन्वर्ट होगा, ऐश बनेगी और ये व्हाइट कलर है। ओके, ऐश जो बनेगी वो व्हाइट। पहले मैंने बताया इसका मैग्नीशियम स्ट्रिप का कलर ब्राउन या तो डार्क ब्राउन एंड या तो ब्लैक होता है। जब जलाएंगे तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ऐश जो राख है वो। तो ऐसा क्या हुआ कि उसका कलर चेंज हो गया। ओके, यहाँ हुआ क्या, कलर चेंज हुआ है। ध्यान रखना, ये सब आगे भी आएगा। तो कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो इसमें हुआ क्या, मैग्नीशियम तो था, सिंबल लिखते वक्त पूरा ध्यान रखना, पहला कैपिटल और उसका जो बाजू में है वो स्मॉल लेटर में होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिर्फ ओ सिंगल कभी नहीं होता, ये हम बैलेंसिंग में देखेंगे और केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे। ओके, अभी अभी मैं थोड़ा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली लोअर स्टैंडर्ड में भी आ चुका है। ओके, आपने ये मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट पहले भी पढ़ा होगा। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो व्हाइट कलर्ड ऐश बनती है इट इज MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, और ये जलना मतलब बर्न करना। ये बर्न करने के लिए या हीट देने के लिए जो सिंबल यूज होता है ट्रायंगल होता है, याद रखना। ओके, इसको कभी डेल्टा भी बोलते हैं। ओके, तो ये सिंबल वगैरह भी केमिकल रिएक्शंस उसके टाइप्स आएंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होने से बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, जब हम बैलेंसिंग सीखेंगे तो मैं आपको बैलेंसिंग भी बताऊंगा। यहां पर बैलेंस करना है, ये हो गया बैलेंस्ड। ओके, बाद में कैसे करते हैं वो बैलेंसिंग में सीखेंगे। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। ओके, नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 2, 1.2। ओके, तो इसमें लीड नाइट्राइट, लीड PB नाइट्रेट मतलब NO3 ट्वाइस। ओके, ये है लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। और इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के लिए बोला है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के आयोडाइड आई। ओके, तो ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये दोनों, अब ये लीड नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट की वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है। और आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड वायलेट कलर जैसा होता है। पोटेशियम आयोडाइड, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा तो उसका ये वायलेट कलर होता है।
ओके, तो ये आयोडीन की वजह से ये कलर है। अब ये दोनों मिक्स करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर, और इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड बनेगा। अब किस तरह से बनता है ये सब हम थोड़ा केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे। ओके, अभी आप ये थोड़ा ध्यान से समझ लो। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, अभी बैलेंसिंग कर देते हैं, चलो। ओके, ये हो गया बैलेंस्ड। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, लेड आयोडाइड फिर पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, अब यहां ध्यान देना, यहां पर चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ है यहां पर पीबी मतलब लेड नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, मतलब एक्वियस है। ओके, यहां पर पीछे क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन। KI पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ये दोनों जब सॉल्यूशन मिक्स किए जाते हैं, एक दूसरे में ऐड करते हैं, तो इसमें क्या बना, लेड आयोडाइड। ये येलो कलर का होता है। ओके, येलो, पर येलो क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स मतलब अवक्षेप। ये दोनों लिक्विड है पर इसके अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, सॉलिड फॉर्म में। एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक्वियस मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि चेंज क्या हुआ, यहां पर दोनों लिक्विड थे तो एक सॉलिड एंड एक लिक्विड सब्सटेंस बना, मतलब यहां पर चेंज ऑफ स्टेट हुआ। ओके, पहले में हमने देखा था कलर चेंज हुआ था, यहां पर कलर का तो चेंज हुआ है, साथ साथ में स्टेट का भी चेंज हुआ है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है एक्टिविटी 1.3 में। ओके, एक्टिविटी 1.3, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब Zn, ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ओके, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। इसमें आपने वो फिगर में बताया ही है, देखेंगे एक फ्लास्क लिया है, फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगाया, पहले उसके अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और फिर उसमें इस तरह से ये फ्लास्क लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये सारे जिंक ग्रेन्यूल्स है Zn। ओके, फिर यहां पर एक कॉर्क लगा दिया, रबर कॉर्क, इसमें एक 1 होल वाला। ओके, तो उसमें से एक पाइप ऐड करेंगे। आपकी बुक में थोड़ी सी फिगर डिफरेंट होगी, इस तरह से एक फनेल होती है। ओके, तो ये फनेल है। दूसरा एक होल है, दो होल वाला कॉर्क लेना चाहिए एक्चुअली। इसमें दूसरा जो होल है उसमें एक बैंड पाइप, ओके, एक बैंड पाइप लगाते हैं। अब क्या होता है, देखो ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, इसमें HCl एसिड जो सॉल्यूशन फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में है, एक्वियस। ओके, एक्वियस मतलब एक्वा वाटर,
वाटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो भी सब्सटेंस है उसको वाटर में मिक्स अप किया है। ओके, तो ये HCl का वाटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन, इट इज HCl एक्वियस। जिंक सॉलिड, दोनों का एडिशन करके यहाँ पर रिएक्शन होगा। जैसे ही आप इसमें HCl डालेंगे, ये HCl इसमें आ जाएगा, तो जिंक एंड HCl reacts with each other and make ZnCl2, zinc chloride plus H2 gas। ओके, जिंक क्लोराइड ये एक्वियस सॉल्यूशन में ही रहेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व विच इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लास्क फ्रॉम दिस बैंड पाइप। ओके, यहां पर क्या आएगा, H2 गैस आएगा। H2 गैस किस तरह से पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो आप यहां पर एक इंसेंट स्टिक जलती हुई आगे रखेंगे तो ज्यादा लाइट से जलने लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस। ओके, पॉपिंग साउंड के साथ जलेगी। ओके, पॉपिंग साउंड, तड़ 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 आवाज आती है ना, ऐसे ये जलेगी, तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ, एक सॉलिड लिक्विड दोनों का मिक्सिंग हुआ तो गैसियस स्टेट में कुछ इवॉल्व हुआ, मतलब गैस का इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर स्टेट का भी चेंज हुआ है एंड गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं? तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कंसिडर द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो ये 4 जो पॉइंट है इसमें से कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। या तो चेंज इन स्टेट होना चाहिए, जैसे हमने देखा सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से सॉलिड, या तो लिक्विड में से गैस, सॉलिड लिक्विड में से गैस, ऐसा कुछ स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका चेंज होना चाहिए, मतलब उसके स्टेट में चेंज होना चाहिए। दूसरा है चेंज इन कलर। ओके, जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स जो लेते हैं उसमें कलर का चेंज होना चाहिए। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस उसमें से इवॉल्व होनी चाहिए। 4 नंबर है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, पर ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस आएगा, केमिकल रिएक्शंस आएगा, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो 4 पॉइंट, इसमें से कोई ना कोई एक होना जरूरी नहीं कि चारों होने चाहिए, इसमें से कोई ना कोई एक भी फिलफुल होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, चेंज होगा। तो नाउ वी विल सी केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस जो अभी हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उसमें जो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम वो वर्ड के फॉर्म में बोलते हैं। ओके, तो वर्ड के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन बताने जाएंगे तो पूरा एक पैराग्राफ हो जाएगा, और पैराग्राफ सपोज ऐसे लिखा है तो पढ़ेंगे थोड़ा मोनोटोनस वर्क हो जाता है। ओके, इसमें से कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। दूसरा कि वो जो भी पढ़ते हैं वो वर्ड फॉर्म में होता है, मतलब अभी हमने सपोज एक्टिविटी 1.1 में देखा कि मैग्नीशियम स्ट्रिक, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये सारे वर्ड है, तो ये वर्ड में जब लिखा है तो उसमें ठीक से कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए केमिकल रिएक्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं।
ओके, तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक फॉर्म है, तो जिसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट या तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट ने इसमें रिएक्शन किया है और क्या बनता है। वर्ड इक्वेशन जो है उसमें सिर्फ वर्ड में लिखा होता है, उसके नाम ही पता चलते हैं, उसमें कितने एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है, सपोज हमने अभी मैग्नीशियम वाला लिया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये जो लिखा है मैंने, ये केमिकल इक्वेशन का फॉर्म है। यहाँ पर मैग्नीशियम का स्पेलिंग नहीं है, सिंबल है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। यहां से हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें से जो बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये एक कंपाउंड बनता है। ये कितने बनते हैं, तो कितने बनते हैं ये जानने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो बैलेंसिंग किस तरह से करना है वो मैं बाद में दिखाता हूं। ओके, पहले हम इक्वेशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर दोनों, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये साइड है, बीच में एक एरो है और बाद में कुछ दूसरे सब्सटेंस है। तो ये एरो की जगह पहले इक्वल टू साइन लिखा जाता था, इसलिए उसको इक्वेशंस भी बोलते थे। अभी हम एरो साइन, ये मॉडर्न केमिस्ट्री हो गया अभी, तो यहाँ पर एरो साइन आती है। एरो ये दिखा रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इसमें से ये बन रहा है। ओके, तो ये साइड जो है उसको रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स है, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके जो बनता है वो प्रोडक्ट्स। ओके, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनती है। तो इस तरह से ये साइन जो है उसके दोनों ओर कुछ सब्सटेंसेस है। जो एरो से पहले है वो सारे रिएक्टेंट है, एरो के बाद जो है वो प्रोडक्ट है। ओके, तो यहां पर केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन के अंदर इसको बैलेंस करना होता है। किस तरह से बैलेंस करना है मैं बाद में थोड़ा सिखाता हूं, पर यहां पर सपोज मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं बैलेंसिंग फॉर्म में अभी लिख दिया। देखो, बैलेंस के साथ साथ हमें केमिकल के जो जो सब्सटेंसेस है वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है, ये भी बताना पड़ता है। तो सपोज ये मैग्नीशियम स्ट्रिप लिया था हमने, स्ट्रिप मतलब रिबन, रिबन स्ट्रिप दोनों एक ही है, सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन ये तो एयर में होता है, तो ये गैसियस फॉर्म में है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट कलर की ऐश बनी थी, ओके, वो सॉलिड है। तो ये पूरा एक केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर सिंबल पर से पता चल रहा है, देख के ही पता चल जाएगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, और ये सॉलिड फॉर्म में है। रिएक्शन ये दोनों मिलकर ये बनता है। इसमें 2 मैग्नीशियम, आगे 2 है, मतलब 2 मैग्नीशियम के एलिमेंट या तो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो गया पूरा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है ये हमने देखा। अब केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद, पहले तो केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद उसको बैलेंस करेंगे। ये एक केमिकल इक्वेशन है। इस तरह से मैं दूसरा इक्वेशन एक बताता हूं। सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है। ओके, ऑलवेज हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है। फिर दूसरा ऑक्सीजन सपोज ले लिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तो वाटर बनता है, H2O। ये हमें पता है, बराबर, ध्यान रखना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनता है वाटर। अब हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो रिएक्टेंट के फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं,
और इनका रिएक्शन होकर क्या बनेगा ये पता होना चाहिए। और ये पता किस तरह से हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर से आपको ज्यादातर समझ में आएगा। दूसरा कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों मिलने ही वाले हैं, दोनों मिलकर क्या बनता है और किस फॉर्म में बनता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, ये एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, पर इसको बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब है इक्वेशन की दोनों ओर सेम एलिमेंट होने चाहिए, ओके, या तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल सेम होने चाहिए। पर्टिकुलर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, एक ही है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम इक्वेशन को देखेंगे, एकदम आसान तरीका है, ध्यान से देखना। बुक में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस दिया है पर कुछ समझ में नहीं आएगा, या थोड़ा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर बैलेंस क्या नहीं है, ऑक्सीजन। तो देखो आगे कि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो जो बनेगा उसमें 2 तो होने ही वाले हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए। 2 ऑक्सीजन लाने के लिए हम कभी भी सब्सटेंस के पीछे नहीं लिख सकते, याद रखना। बैलेंसिंग करते वक्त हमेशा नंबर कहां पर लिखना है, सब्सटेंस के आगे ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। 2 ऑक्सीजन लाने के लिए हमें आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन बढ़ गए, कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। ध्यान रखना यहाँ पर आगे 2 लिखते हैं तो ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब ये नीचे लिखा हुआ कोई भी नंबर है तो सिर्फ उसी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के पीछे लिखा गया है उसी एलिमेंट का ही वो नंबर है। ओके, मतलब ये हाइड्रोजन सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन का है, मतलब H2 2 हाइड्रोजन है, पर आगे हमने बैलेंस करने के लिए 2 रखा, इसलिए अब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ये साइड पर देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 है। 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गए 4। ओके, 2H2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, पर वाटर जब बनता है तो लिक्विड फॉर्म में बनता है। वाटर वेपर होता है फिर लिक्विड हो जाता है। ओके, पहले तो वाटर वेपर के फॉर्म में बनेगा थोड़ा, और एटमॉस्फेयर में थोड़ी कूलनेस की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये इतनी आसान रिएक्शन है नहीं, ये तो सिर्फ हमें लिखने के लिए आसान लगता है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी बहुत है, ऑक्सीजन भी बहुत है, तो पानी बनता रहता है, तो पूरे दिन बारिश गिरती रहती, पर ऐसा है नहीं। ओके, ये आसानी से रिएक्शन नहीं होता है। पर जब भी आप पर्टिकुलर कोई टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, दूसरे में ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, पर साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वो आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं। ओके, तो ये आसान है नहीं, और कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया केमिकल का बैलेंसिंग। अब दूसरा एक एग्जांपल, Fe मतलब आयरन प्लस वाटर H2O। आयरन को वाटर के साथ या तो वाटर वेपर के साथ कहीं भी हमने खुला छोड़ दिया है तो क्या होता है, आयरन रस्ट हो जाता है। ओके, तो आयरन रस्ट हो जाता है, तो रस्ट मतलब जंग जो लग जाता है ना, काट। ओके, तो Fe3O4 ये है उसका केमिकल रिएक्शन। तो Fe3O4 बनेगा प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस। ओके, आयरन रस्टिंग होकर आयरन की रस्ट बन जाएगी और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना, पता होना चाहिए। आयरन एंड वाटर वेपर या तो वाटर
रिएक्टेंट के फॉर्म में लेंगे तो उसमें से क्या बनता है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि क्या बनता है। ओके, इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी डिटेल में है। आपको जो एलिमेंट की वैलेंसी वगैरह सब पता है तो आप आसानी से ये बना सकते हैं। ओके, ये सब आप 8-9 स्टैंडर्ड में सीखे होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं है तो ध्यान से गो थ्रू इट ड्यूरिंग दिस वैकेशन। ओके, 8-9 स्टैंडर्ड में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो मिलता है कॉन्फ़िगरेशन वाला। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है एफई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 3 होते हैं। ओके, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता देता हूं, Fe+2 या तो Fe ये फॉर्म में होता है। ओके, तो Fe3O4 यहां पर लिखा है, ये बुक में है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Fe2O3 ये बनेगा, Fe2O3 बनेगा। ओके, तो कैसे बना ये Fe2O3, तो यहां पर ध्यान रखना आप Fe एंड ये Fe है, यहां पर वाटर है, तो Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो FeO ये बनने वाला है। ओके, अब आप वैलेंसी आपको सपोज पता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है एंड ये Fe की वैलेंसी +3 होती है। तो ये -2 जो है वो इसके नीचे मतलब Fe के नीचे लिखा जाता है एंड ये Fe की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के नीचे लिखी जाती है, मतलब Fe2O3। ओके, इस तरह से सब्सटेंस बनते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए ये यहां पर Fe2O3 प्लस H2 बना है। ओके, अभी आप देखेंगे यहां पर Fe सिर्फ एक ही है, यहां पर Fe2O3 H2 बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग करना है। ओके, तो देखो यहां पर कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है तो आगे 3 लगा दो, हो गए 3 ऑक्सीजन। ओके, तो O3 बन गया। O3 बनाने से क्या बना, 3H2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 यहां पर लगा दो, ये हो गया ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन का बैलेंसिंग। अब Fe कितने हैं, 2 है, तो Fe के आगे 2 लगा दो, तो 2Fe प्लस 3H2O रिएक्शन होकर Fe2O3 प्लस 3H2 बनेगा। ओके, बाद में आप ये Fe सॉलिड होता है, ये एयर में खुला छोड़ा है तो गैसियस फॉर्म में या तो वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड लिख सकते हैं आप। ओके, गैसियस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रस्टिंग आयरन का रस्ट हो जाता है जब वो सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन निकल जाता है बबल्स होकर गैसियस फॉर्म। ओके, तो ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखना किस तरह से बैलेंस करना है। सबसे पहले रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट्स लिख लो, जो भी बैलेंस नहीं है वो देखो कितना है, उसको पहले बैलेंस करो। बैलेंस करेंगे तो कुछ एक नया सब्सटेंस जो है उसका 1 टाइम है तो 3 टाइम 4 टाइम ऐसा कुछ ना कुछ नंबर आएगा। उसमें कौन सा नंबर है या तो कौन सा एलिमेंट है जो चेंज हुआ, उसी एलिमेंट को दूसरी ओर देखकर मॉडिफाई कर दो और फिर से जो भी बचता है वो कितना है, जैसे कि यहाँ Fe2 बचा और Fe यहाँ सिंगल है तो आगे 2 ही लगाना है सिर्फ। ओके,
तो इस तरह से पूरा बैलेंसिंग आसान है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। ओके, in exercise question number 6, balance the following chemical equations. Number A, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, ओके, प्लस CaOH ट्वाइस gives CaNO3 twice plus H2O। ओके, तो ये एक केमिकल इक्वेशन इसमें नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर रिलीज करते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हर एक में देखना पड़ेगा। यहां पर ध्यान देना, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 ये दोनों के लिए है। ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ओके, ये बराबर ध्यान में रखना। इसका मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ 2, मतलब 5 ऑक्सीजन आर हियर। यहाँ पर कितने हैं? 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन है। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। हमें अब बैलेंस करना है इसको। तो सबसे पहले कहां पर देखेंगे? यहां पर ये NO3 2 टाइम्स है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 टाइम हुआ। ओके, तो नाइट्रोजन 2 टाइम है। आगे देखो नाइट्रोजन कितने टाइम है? सिर्फ एक ही टाइम है। इसका मतलब हम यहां पर 2 रखेंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2 टाइम्स। ओके, अब यहां पर नाइट्रोजन के आगे हमने 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गए अभी। ओके, तो अब ऑक्सीजन देखेंगे, कितने ऑक्सीजन है यहां पर? 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने ऑक्सीजन? 3 2 जा 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन है यहां पर। ओके, 3 2 जा 6 एंड ये 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। दूसरा क्या? यहां पर कैल्शियम है। अब कैल्शियम देखेंगे तो यहां पर कैल्शियम एक ही है। ओके, तो कैल्शियम तो दोनों और सेम ही है, इसलिए कैल्शियम को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन सिर्फ इधर ही है। ओके, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन करना है तो कितने? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 हाइड्रोजन। ओके, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन के लिए हमने 2 आगे रखा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? ये तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है ही, प्लस ये 2 ऑक्सीजन हो गए, तो हो गए टोटल 8 ऑक्सीजन। ओके, तो ये भी 8 ये भी 8। अब सबके जो एलिमेंट है वो सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों और सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। यहाँ पर कैल्शियम है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। ओके, तो ये साइड पर कैल्शियम कितने हैं? 1 कैल्शियम है। ये साइड पर भी 1 है। ओके, फिर नाइट्रोजन देखो 2 टाइम्स नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन कितना है? 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। फिर हाइड्रोजन 2 टाइम्स मतलब 2 + 2 4, और दूसरी ओर कितने हैं? हाइड्रोजन 2 2 जा 4।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 3 2 जा 6 एंड ये 2, 6 प्लस 2 8, ऑक्सीजन 8, यहां पर 3 2 जा 6 एंड प्लस 2 8 हो गया। तो ये कैल्शियम दोनों ओर सेम है, नाइट्रोजन दोनों ओर सेम है, हाइड्रोजन दोनों ओर सेम है, ऑक्सीजन भी दोनों ओर सेम है। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। NaOH B, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, फिर H2SO4। अब एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब ये बेस है, ये एसिड है। एसिड बेस चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हम इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको रिएक्शंस इस तरह से अधूरे दिए जाते हैं, अब इसको पूरा करो और बैलेंस करो। ओके, पूरा करने के बाद बैलेंस करो, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एक बेस है, एसिड है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, अब ध्यान रखना कि यहां पर ये तो बुक में दिया हुआ है, नहीं दिया होगा और आपको पूरा करना है तो किस तरह से करेंगे, तो ध्यान रखना बराबर। यहां पर सोडियम Na प्लस चार्ज वाला होता है, पता है ना, Na+1 होता है। फिर OH माइनस, OH हाइड्रोक्साइड आयन है। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, ये माइनस है, इसका चार्ज प्लस होता है, इसका चार्ज माइनस होता है। ओके, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस होता है, तो ये हाइड्रोजन है प्लस वाला, एंड SO4, SO4 -2 होता है। ये सारे मैंने पहले भी बोला आपको, 8 9 स्टैंडर्ड, खास करके 9 स्टैंडर्ड में वैलेंस वाला जो भी वो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था उसमें आप ध्यान से देख लेना, अभी टाइम है। ये समझ में आ गया तो ये केमिस्ट्री एकदम आसान है। ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आप रट्टा मार मार कर थक जाएंगे और सब मिक्सअप होता रहेगा। ओके, इसलिए एक बार अच्छी तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला देख लेना। ओके, पॉसिबल है तो मैं आपको पीडीएफ में एक टेबल दे दूंगा, उसमें से रख लेना। ओके, और ये माइनस। अब देखो, एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, ये सब्सटेंस जो है उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और इसका पॉजिटिव दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। ये है केमिकल बॉन्डिंग या तो केमिकल रिएक्शंस का एक आसान सा केमिकल रिएक्शन बनने का रूल। ओके, तो ये जो Na और SO4, ये Na है SO4 के साथ ज्वाइन होगा, तो NaSO4। अब ध्यान रखना, Na+1 होता है, Na क्या होता है +1, एंड SO4 क्या होता है 2- होता है, SO4 2- होता है। सपोज याद नहीं है तो यहां से पता चल सकता है, SO4 के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो उसके आगे जो भी एलिमेंट है उसके पीछे लिखा होता है। ये H2SO4, तो ये 2 कहां से आया, ऊपर से आया है। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल ही जाएगा SO4 -2 होता है। ओके, तो यहां पर SO4 -2 है और Na+1 है, +1 इसके पीछे, मतलब 1 हम नहीं लिखते हैं, पर यहाँ 2 जो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो हो गया Na2SO4। ओके, सोडियम सल्फेट बना। अब H2 ये OH के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, तो H2OH क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O, तो प्लस H2O। ओके, हो गया। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। ओके, ये थोड़ा आपको किस तरह से ये प्रोडक्ट बनते हैं ये आपको बताया।
ओके, अभी हम इसको बैलेंस करते हैं। मैं थोड़ा फिर से लिख लेता हूं। NaOH प्लस H2SO4। अब देखो ध्यान से, यहां पर Na2 ये प्रोडक्ट तो बन गया। जो प्रोडक्ट बन जाता है उसके आगे वाले नंबर ही हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। ओके, इसीलिए प्रोडक्ट पर ध्यान देकर ही रिएक्टेंट को हम रिएक्टेंट चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो एक बार बन गया, अभी क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनता है उसको ध्यान में रखकर हमें रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं। ओके, वैसे भी हमें क्या बनाना है वही जो बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए वही हम लेंगे ना। ओके, कोई भी रेसिपी बनानी है घर में, रसोई में जो भी हमें कुछ बनाना है, क्योंकि सपोज व्हीट फ्लोर, तो व्हीट फ्लोर में से तो बहुत सारी चीजें बन सकती है, पर हम कितनी क्वांटिटी में लेंगे, उसमें क्या क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, लड्डू बनेगा या और रोटी बनेगी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें जो बनाना है उसके आधार पर ही हमें रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं। यहाँ पर Na2SO4 सॉल्ट है, ये बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, तो Na 2 टाइम्स तो चाहिए, मतलब हमें ये सोडियम वाला 2 टाइम्स चाहिए, इसलिए सोडियम 2 टाइम्स हो गया, Na 2 टाइम्स। अब SO4, तो SO4 एज इट इज है, तो इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हाइड्रोजन, अब यहां मैंने 2 रखा, तो आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2। ओके, और यहां पर हाइड्रोजन कितने? 2। तो पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन अपने आप हो जाएगा। आप कोई भी रिएक्शन इस तरह से बैलेंस करेंगे तो लास्ट में जो बचेगा वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो ही जाता है। ओके, इसलिए आपको पहले मेटल वाला, फिर दूसरा कोई भी है माइनस आयन वाला, वो करना है, उसके बाद हाइड्रोजन करो, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। ओके, छोटा रिएक्शन है तो पहले ऑक्सीजन करो, अपने आप बैलेंस हो ही जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले सोडियम बैलेंस कर दिया, सोडियम बैलेंस किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2, मतलब 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितने हाइड्रोजन है? यहाँ 2 ही है, 4 बनेंगे, मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 2। ओके, यहाँ 2 रखेंगे तो हो गया 2 2 4 हाइड्रोजन। ओके, अब देखो ऑक्सीजन बाकी बचा, जो बचता है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो ही जाता है। देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, हो गया। क्या क्या है इसमें? सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, इतने एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया है। सोडियम कितने है ये साइड पर? 2, और प्रोडक्ट में भी 2। सल्फर कितना? सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर सल्फर 1 है, 1 1 हो गया। हाइड्रोजन कितने? 2 + 2 4, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने? 2 and 4, 2 + 4 6, बीच में प्लस है, ध्यान रखना, ये इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर ये प्लस साइन है, ये हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन प्लस ये ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन गिव्स कितने हैं? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन के आगे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन, 4 + 2 6, तो 6 हो गए, 2 2 1 1 4 4 6 6, तो हो गया बैलेंस्ड। ओके, इसी तरह तीसरा इक्वेशन देखते हैं। NaCl AgNO3 gives, ये भी आपको समझा देता हूं किस तरह से बनता है, बराबर ध्यान देना। NaCl + AgNO3, Na
+1 होता है, Cl -1 होता है, Ag+1 होता है, NO3 -1 होता है। क्या बनेगा? इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर देखो सब में 1 चार्ज ही है, +1 या तो -1। ओके, इसीलिए इसके पीछे कुछ भी आएगा नहीं। तो यहाँ देखो Na प्लस इसके साथ इसका नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा तो NO3, तो NaNO3। ओके, Na के पीछे कुछ नहीं, NO3 के पीछे भी कुछ नहीं। ओके, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना, प्लस इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ AgCl। तो Ag की वैलेंसी भी 1 है, Cl की वैलेंसी भी 1 है, तो AgCl ऐसे ही बन जाता है। ओके, तो यहां पर एक Ag, Cl1 Cl1, Na1 Na1, NO3 NO3। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, इसको कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ आपको आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए इस तरह से भी पूछे जाते हैं। ओके, या तो 1 मार्क में कंप्लीट द इक्वेशन करके भी पूछा जा सकता है। इसमें सब कुछ बैलेंस्ड ही है, इसलिए नीड नॉट टू बैलेंस इट, आगे कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी इट इज बैलेंस्ड। नंबर डी, BaCl2 प्लस H2SO4। ओके, इसमें भी देखो Ba प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Ba+2 होता है, ध्यान रखना, Cl -1 होता है, H+1 होता है, SO4 2 माइनस होता है। ओके, ये सारी वैलेंसी आप ध्यान में वो समझ लेना। इसका पॉजिटिव पोर्शन इसके नेगेटिव पोर्शन के साथ जुड़ेगा, तो BaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, BaSO4 बनेगा, बराबर। और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बनता है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl। अब प्रोडक्ट बन गया, अब देखना है उसका बैलेंसिंग। ओके, ये BaSO4 ये -2 चार्ज वाला, ये +2 चार्ज वाला, मतलब बैलेंस्ड है, कोई यहाँ पर 2 1 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन ये दो मतलब 1 1 का, और 2 है तो आगे 2 लगा ही दो इधर। ओके, H2Cl2 बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2 2 है तो आगे लगा दिया, जैसे हमने H2O2 तो 2H2O लिखा था उसी तरह से। ओके, अब देख लो इसको बैलेंस है कि नहीं। ये बन गया प्रोडक्ट Ba, तो Ba 1 1 है, Cl2 क्लोरीन 2 है, तो यहां पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक ही है तो सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 4 तो यहां पर भी ऑक्सीजन 4। इट इज बैलेंस्ड। ओके, सिर्फ यहां 2 लिखना है और कुछ नहीं। ओके, दिस इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ओके, नाउ we will see next topic. Now we will see types of chemical reactions. Okay, types of chemical reactions. So there are 5 types of chemical reactions. First one is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation and reduction reaction. Okay, ये चारों टाइप के रिएक्शंस 2 मार्क में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे आप तैयार कर लेना। ओके, एक एक हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन अ केमिकल रिएक्शन
when two or more reactant combines with each other and make a single product. Okay, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है. ओके, जैसे कि आगे हमने जो मैग्नीशियम वाला एग्जांपल भी पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसी प्रकार अभी दूसरा भी लिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ये क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही था. अभी सपोज कार्बन कोल, ओके, कोयला सॉलिड है, प्लस O2, उसको आप बर्न करते हैं तो गैसियस फॉर्म में है ऑक्सीजन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. ओके, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में. ओके, तो इस तरह से ये एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट, ओके, ऐसे दो रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखेंगे तो दो तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं. मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो एक ही है, पर उसके अंदर दो टाइप, मतलब दो तरह की प्रोसेस होती है. कभी कभी रिएक्शन में हीट जनरेट होती है, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन जलाएंगे तो हीट जनरेट होती है. ओके, तो प्लस हीट, ओके, प्लस हीट. ऐसी दूसरी एक रिएक्शन है, सपोज कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम. ओके, क्विक लाइम है चूना नो पत्थर. ओके, क्विक लाइम प्लस वाटर H2O गिव्स, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट है, दो सब्सटेंस. अब इसमें से बनता क्या है, तो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ये स्लैक्ड लाइम है, ये क्विक लाइम, ये स्लैक्ड लाइम. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड छोटा सा एक टुकड़ा लेकर आप वाटर के ग्लास में वो डाल देंगे तो दूर रहना थोड़ा, अंदर से वो एकदम रिएक्शन करता है तो आंखों में या तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, इसलिए थोड़ा दूर रहकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो जैसे ही आप डालेंगे, थोड़ी 1 मिनट के बाद आप उस ग्लास को टच करेंगे तो छू नहीं पाएंगे, इतना हीट हो जाता है. ओके, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है ये रिएक्शन से, तो प्लस हीट. तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस है जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट जनरेट होती है, तो इस तरह से जो जो रिएक्शंस है उनको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. ओके, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस. तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, ये भी 2 मार्क में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, तो ध्यान में रखना, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से, मतलब इफ two or more reactant release heat, then it will become exothermic chemical reaction. ओके, अब यहां पर हीट जनरेट होती है. उसी प्रकार कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर हमें हीट देनी पड़ती है, ऐसे ही रिएक्शन नहीं होता है. ओके, हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है. अब हीट देनी पड़ती है, उसमें हीट या तो एनर्जी, यहाँ पर हम सिर्फ हीट बोल के वो टेम्परेचर वाला हो गया, तो हीट को हम दूसरा हीट, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए सपोज हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है. ओके, तो इस तरह का जो रिएक्शन बनेगा वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बनेगा. एक्सोथर्मिक से बिल्कुल उल्टा है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिक देखा, दूसरा अब क्या होगा,
एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के बाद ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हमें बाहर से एनर्जी या तो हीट देनी पड़ती है। ओके, अब हीट किस तरह से दे सकते हैं? तो या तो उसको बर्न करके हीट दे सकते हैं। ओके, बर्न करके हीट दे सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी हम एनर्जी या तो हीट दे सकते हैं। और तीसरा है सनलाइट में खुला छोड़कर। ओके, सनलाइट में रख दो, सन की हीट उस पर आएगी और उसी हीट में से एनर्जी ऑब्जर्व करके ये रिएक्शन होगा। ओके, तो इस तरह के जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है उसमें हमें हीट बाहर से देनी पड़ती है। जैसे कि वाटर, इसको हम हीट देंगे। हीट देने का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वो वोल्टा सेल। ओके, एक बीकर है, उसके अंदर 2 स्क्रू लगा दिए, उसको एक सर्किट से जोड़ दिया, फिर दोनों पर उल्टी टेस्ट ट्यूब लगा दी, फिर करंट पास किया, तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। तो ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या बनेगा? H2 प्लस O2। ओके, पर ध्यान रखना यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस में से 2 अलग अलग बने हैं। मतलब ये हमारे दूसरे टाइप वाला जो आएगा ना, वो रिएक्शन है। ओके, तो ये सिर्फ हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अभी मैं बता रहा हूं, इसलिए ये रिएक्शन अभी लिखा है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2-2 है, बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 टाइम्स, वाटर 2 टाइम्स, हो गया 2H2, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जब रिलीज होता है तो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये है एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एनर्जी एंटर की है, मतलब एनर्जी दी है। ओके, इस तरह से दूसरा एक केमिकल रिएक्शन है AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड। ओके, AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। AgCl फिर AgNO3 भी यूज हो सकता है। AgCl, ये AgCl का सॉल्यूशन है, उसको आप सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट। ओके, AgCl का सॉल्यूशन सनलाइट में रखेंगे तो इसमें से Ag मतलब सिल्वर, अर्जेंटिनम सिल्वर है ये, प्लस Cl2 गैस। ये Ag सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि सिल्वर है। ओके, AgCl2 इस तरह से बनेगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर Cl2 2 टाइम्स है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन Cl सिर्फ सिंगल नहीं रह सकता, ये गैसेस फॉर्म में होता है 2 के कॉम्बिनेशन में, इसलिए Cl2। तो यहाँ पर Cl 2 करने पड़ेंगे, तो 2 Cl करने के लिए आगे 2 लगा दो। आगे 2 लगा दिया तो सिल्वर डबल हो गया, मतलब ये सिल्वर को भी आगे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस्ड। ओके, तो इस तरह से ये जो हम हीट दे रहे हैं, या तो इलेक्ट्रोलिसिस, या तो सनलाइट देकर, या तो उसको नीचे हीट देकर, कोई भी हीट बाहर से लेते हैं तो ये हो जाता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन का ही है एग्जाम्पल। एक्चुअली देखेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पर हमने एंडोथर्मिक का टाइप भले ही देखा, पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब उल्टे रिएक्शन होता है ऐसा नहीं, ऑपोजिट मतलब वहां पर
दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनता था। यहां पर सिंगल प्रोडक्ट में से सिंगल रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विल मेक। तो व्हेन इन एनी केमिकल रिएक्शन फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट इफ two or more than two product are made, then that type of reaction, chemical reaction, is called a decomposition reaction. ओके, और decomposition reaction के एग्जाम्पल यहां पर मैंने पहले से ही लिखे हैं। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ही आसान है, दोनों अच्छी तरह से तैयार कर लेना। 2 मार्क ईच, अलग अलग 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी अलग से 2 मार्क में 1 मार्क, मतलब 2 मार्क में ये भी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। ओके, अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है और उसका रिएक्शन दूसरे सब्सटेंस से करेंगे, तो पहला वाला है उसमें से कोई एक रिएक्टेंट दूसरे के रिएक्टेंट की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां से निकलकर दूसरी, मतलब उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बन जाएगा। किस तरह से होता है देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है प्लस Fe फेरस गिव्स, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, बुक में एक फिगर भी दी है, टेस्ट ट्यूब में 2 आयरन की नेल्स अंदर लगाई है, ये आयरन की नेल्स है, Fe है। ओके, आयरन, तो CuSO4 प्लस Fe। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये Cu एंड Fe दोनों एक दूसरे की जगह को चेंज कर लेंगे, मतलब डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे ये आप कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन नेल्स या तो आयरन का कोई भी छोटा सा टुकड़ा या उसके पार्टिकल्स अंदर डालेंगे तो FeSO4 बनेगा प्लस Cu। ओके, कॉपर निकल जाएगा एंड कॉपर की जगह पर डिस्प्लेस हो जाएगा Fe आयरन। ओके, तो FeSO4, Fe यहां पर आ जाएगा, कॉपर बाहर, मतलब कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, और Fe कॉपर की जगह पर आया। तो इस तरह से जो रिएक्शन बनते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये जो है FeSO4 सपोज होता और उसमें मैं कॉपर का एक पीस या तो कॉपर नेल या तो कॉपर का वायर डालता, तो ये रिएक्शन होकर CuSO4 Fe बनता तो नहीं बनेगा। ध्यान रखना, जब भी कोई भी 2 रिएक्टेंट है उसमें एक मेटल का सॉल्यूशन है और इसमें दूसरी मेटल हम रखते हैं, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो ही दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, यहां पर Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये हम चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे। ओके, यहाँ पर Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा, यहाँ पर इन द सेंस की जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें Fe आयरन थोड़ा फास्ट रिएक्शन करता है, कॉपर स्लो रिएक्शन करता है। आप एक कॉपर का पीस एंड दूसरा आयरन का पीस दोनों एक साथ बाहर खुला हवा में छोड़ देंगे और कुछ दिन के बाद देखेंगे, हफ्ते के बाद, तो आयरन का जो पीस होगा उस पर रस्टिंग हो चुका होगा और कॉपर का जो वायर है उस पर कुछ भी नहीं हुआ होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि कॉपर थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है
और आयरन फास्ट रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर आयरन कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा। कॉपर बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं, मतलब ये साइड में हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोडक्ट। कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल FeSO4 में रेड कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं या ले सकते हैं। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ Fe की जगह पर कॉपर की जगह पर Fe आ गया, कॉपर को निकाल दिया। ओके, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। एक यहां पर आ जाता है तो दूसरा उसकी जगह पर चला जाता है। जैसे BaCl2 प्लस FeSO4। ओके, ये बेरियम क्लोराइड है और ये फेरस सल्फेट। तो यहां पर हम इस तरह से सपोज कोई दो सॉल्यूशन लिए है, तो Fe ये Ba की जगह पर आ जाएगा और Ba Fe की जगह पर आ जाएगा। तो बन जाएगा FeCl2 प्लस BaSO4। ओके, देखो ये BaSO4 के साथ चला गया और FeCl2 के साथ चला गया। अब बैलेंसिंग, Fe1 है, Fe1 है, फिर Cl2 तो Cl2, Ba SO4 SO4, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, देखो Ba मतलब बेरियम की जगह पर चला गया और Ba Fe की जगह पर चला गया, तो दोनों ने डिस्प्लेसमेंट किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसी तरह से दूसरा एक इक्वेशन लेकर हम समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स। ओके, यहां पर सोडियम सल्फेट, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, बेरियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन ले लो, दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। NaCl के साथ जुड़ेगा एंड BaSO4 के साथ जुड़ेगा, मतलब BaSO4 प्लस NaCl बनेगा। ओके, अब यहाँ पर क्लोरीन 2 टाइम्स है, तो ये क्लोरीन यहाँ पर आगे 2 टाइम्स, Na 2 टाइम्स, तो Na 2 टाइम्स हो गया। ओके, तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्शन बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, तो इस तरह से Ba Na को डिस्प्लेस करता है, Na Ba को डिस्प्लेस करता है, दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ वी विल सी लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पहले भी हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि जब भी कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, कोई भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है,
निकल जाता है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इससे अपोजिट में पहले एक एग्जांपल इसका मैं बता देता हूं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कि कॉपर, एक कॉपर है, कॉपर की स्ट्रिप पट्टी, ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है, आसानी से ऐड नहीं होगा, ये फेरस जितना रिएक्टिव नहीं है इसलिए आसानी से रिएक्शन करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। ओके, कॉपर की जो स्ट्रिप है उसको हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ओके, इस तरह से कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब बैलेंस करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दो, तो कॉपर 2 हो गए, कॉपर को 2 बना दो। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे कि कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, इससे उल्टा सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव होता है। ओके, सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। दोनों होना चाहिए ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। तो ये ऑक्सीडेशन था। अभी यहाँ पर या ऑक्सीजन रिमूव होता है या तो हाइड्रोजन ऐड होता है, ये दोनों कंडीशन, कोई भी दोनों में से एक रिएक्शन होती है तो ये रिडक्शन है। ओके, ये रिडक्शन रिएक्शन बन जाता है। तो इसमें अभी जो रिएक्शन लिखा था, कॉपर ऑक्साइड, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हम थोड़ा इसके साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन इसके ऊपर से पास करेंगे, तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O। ओके, Cu प्लस H2O, हाइड्रोजन पास करेंगे तो इस तरह से रिएक्शन बन सकता है, Cu प्लस H2O। अब पासिंग H2 पास करेंगे तो ये रिएक्शन बनेगा। अब देखो यहाँ पर पासिंग H2 पास करते हैं, इसका मतलब हम सीधे सीधा यहाँ पर H2 भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उधर ही लिखना है, H2 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बना, कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और H2O रिमूव हुआ। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन यहां से निकल गया। ओके, कॉपर में से ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल, एंड हाइड्रोजन का एडिशन, ये हम दोनों यहां पर बता सकते हैं। इसलिए दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ओके, अब कभी कभी ये भी होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन भी ऐड होता है, या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन भी रिमूव होता है। ऐसी रिएक्शन जब होती है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हम बोल सकते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, जैसे मैं आसान एग्जाम्पल आपको बताता हूं, एक आसान एग्जाम्पल।
H2 plus O2. सिंपल सा. What will happen? Water H2O. ये रिएक्शन है. अब आप यहां पर हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे तो हाइड्रोजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन. ओके, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे तो ऑक्सीजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ. ओके, तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में सोचेंगे तो हो जाता है रिडक्शन. ओके, तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस. बुक में 2 एग्जांपल भी है, आप वो ध्यान से पढ़ लेना रेडॉक्स रिएक्शन के. ओके, तो यहां पर हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूरे. अब 2 नई मतलब छोटी छोटी 2 शॉर्ट नोट है. एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी. तो ये इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं. पहले देखेंगे कोरोजन. अब ये कोरोजन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है कि जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉस होता है. ओके, आप देखते होंगे कि कितनी सारी केमिकल कंपनियां हैं, दूसरी भी मशीनरी वाली कंपनियां हैं, सब में आपके घर में भी आप देखते होंगे तो कुछ ना कुछ चीजें जंग लगकर खराब हो जाती है. आसपास पड़ी हुई चीजें, गाड़ियां हो या कोई साइकिल, बाइक, ये सब बाहर पड़ा है तो उसमें जंग लगकर ये खराब हो सकते हैं. तो इस तरह से देखा जाए तो ओपन प्लेस में या तो केमिकल फैक्ट्रीज जहां पर है वहां पर तो बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जहां पर ये कोरोजन बहुत ज्यादा होता है. तो ये आयरन का कोरोजन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे जो इंडस्ट्री है उसमें लॉस होता है. जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. ओके, वो तो शिप 24/7 आवर वाटर में ही रहता है और वो भी सॉल्टी वाटर में, मतलब उसको तो जंग लगना ही है. ओके, तो उसकी प्रिकॉशंस के लिए वहां पर जिंक प्लेट लगाई जाती है. वो हम थोड़ा मेटल वाले चैप्टर में देखेंगे, 3rd चैप्टर में. पर फिर भी जंग तो लग ही जाता है, कुछ साल के बाद उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है. तो ये सब रिप्लेसमेंट की वजह से, मतलब रिप्लेसमेंट क्यों करना पड़ता है? तो क्योंकि उसको जंग लग जाता है, मतलब कोरोजन हो जाता है इसलिए. तो कोरोजन क्या है? तो कोरोजन है कि कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको कोरोजन बोलते हैं. जैसे कि मेटल आयरन है तो आयरन का ऑक्सीडेशन ये आयरन रस्ट बना देता है, काट जंग लगा देता है. बराबर. कभी कभी ये कोरोजन मतलब ऑक्सीडेशन प्रॉफिटेबल भी है, कभी कभी लॉस है. लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है. एल्यूमिनियम जैसे जो मेटल्स है उसमें ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो बच जाता है. जिंक है, उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से जिंक का जो मेटल है उसका आगे कोरोजन नहीं होता है. ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के कुछ मेथड्स है, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. पर यहां पर कोरोजन हम सिर्फ आयरन के लिए देखते हैं. तो आयरन ऐसी एक मेटल है जिसका कोरोजन मतलब आयरन Fe रिएक्टिव मेटल है. आयरन में से 3 ऑक्साइड बनते हैं. ओके, आयरन में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीजन 3 बनते हैं. अभी हमने आगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में जो एक एग्जांपल देके आपको समझाया बैलेंसिंग में. ओके, बुक में भी Fe का एग्जांपल है पर उसमें रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट बताया है. ओके, मैंने थोड़ा डिफरेंट लेके बताया, 2-2 हो जाए ना, आपको समझ में आए इसलिए. तो Fe आपको अभी मैंने बताया था उस वक्त की Fe2+ Fe3+, ये 2 तरह के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है.
ओके, मतलब दो तरह के आयन बनाता है, +2 +3। तो FeO यहाँ पर +2 है। ओके, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, Fe की भी 2 वैलेंसी। फिर दूसरा बनता है Fe2O3, यहाँ पर Fe की 3 वैलेंसी है। फिर एक और है Fe3O4। ओके, ये तीनों आयरन के ही ऑक्साइड है और ये तीन ऑक्साइड बना देता है। मतलब ये 3 ऑक्साइड बनते, इसका मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्साइड बना? तो जो भी आयरन है उसके साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्शन करता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें से ऑक्साइड बनेगा। ओके, तो इस तरह से ऑक्साइड बनने से ये आयरन का रस्टिंग हो जाता है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। क्लियर? तो कोरोजन के बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कोरोजन की शॉर्ट नोट एक्चुअली आएगी चैप्टर 3 में। ओके, वहां पर हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या रेमेडीज है वो भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर इतना सिर्फ इंट्रोडक्टरी बेस पर दिया गया है, तो आप इतना ध्यान में रख लेना कि कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ओके, कोरोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही होता है। क्लियर? अब है लास्ट टॉपिक चैप्टर का, वो रेंसिडिटी। ये वर्ड आपके लिए नया है पर आपने महसूस हर बार किया होगा। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। जब भी कोई भी फूड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसमें से स्टेल स्मेल आने लगती है। स्टेल मतलब ऐसे कुछ बैड स्मेल आने लगती है। आपने कभी कभी कुछ मार्केट में से बिस्किट वगैरह लाते हैं पर उसका पैकिंग लूज हो गया है या तो उसमें थोड़ा सा स्केयर बढ़ गया और उसमें एयर गई, तो ये बिस्किट आप ओपन करेंगे खाएंगे तो उसमें से थोड़ी ऑड स्मेल आती है। या तो कोई भी पैकेट में जो मिलते हैं बाजार में वो सब पैकिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स, कभी कभी आपको टेस्ट थोड़ा सा ऑड लगता है। या तो ऐसी फूड आप एक बार ओपन करके थोड़े दिन पड़ा रहता है, उसके बाद आप देखेंगे तो भी ये थोड़ा ऑड स्मेल करता है। क्यों होता है ये? तो ज्यादातर जो भी ये पैकेट वाले फूड प्रोडक्ट है उसमें वेजिटेबल ऑयल मतलब फैट वाले होते हैं। ओके, तो वेजिटेबल ऑयल वगैरह जो है वो उसमें से बना हुआ फूड जब भी बाहर पड़ा रहता है तो उसमें एयर का ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर मिलकर उसको रेंसिड बना देता है। स्टेल, खारू। ओके, खारू, खारू नहीं खारू, ध्यान रखना। ओके, थोड़ा डिफरेंट है वर्ड। तो ये जो चेंज हो जाती है उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी का रेमेडी क्या है? क्यों ये रेंसिडिटी से प्रोडक्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, फूड को कैसे बचा सकते हैं? तो रेंसिडिटी से बचने के लिए एक तो डायरेक्ट ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब एयर टाइट फूड पैकेट एयर टाइट बनने चाहिए। तो आपने देखा होगा, आप जो भी ये वेफर वगैरह लाते होंगे तो आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें एयर ज्यादा होती है पर वो एक्चुअली एयर नहीं होती है। ओके, वो ऑक्सीजन वाली एयर तो होती है पर ये ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को माइल्ड कर देता है। ओके, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को नाइट्रोजन माइल्ड कर देता है और ऑक्सीडेशन होने से रोकता है और हमारी फूड प्रोडक्ट जो भी है वो बच जाती है। पर यही पैकेट या वो सपोज कहीं से थोड़ा सा टूट गया, फट गया और अंदर एयर एटमॉस्फेयर की एयर अंदर चली गई तो फिर वो रेंसिड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से रेंसिडिटी ये फूड से रिलेटेड है। जो फूड को ऑक्सीडेशन मतलब फूड के अंदर जो भी फैट वाले सब्सटेंस है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके उस फूड को स्टेल बना देता है, या तो वासी ऐसे बोलते हैं ना, वो जो खोरू। ओके, ऐसा बना देता है। इट मेक रेंसिड एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके, तो उससे बचने का एक ये तरीका है, एयर टाइट पैकिंग होना चाहिए, या तो उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करके बनाना चाहिए, और या तो
किसी तरह उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो, उस प्रकार उसका पैकेजिंग होना चाहिए। ओके, तो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर होल चैप्टर। एक्सरसाइज I will give in PDF form. Okay, so till then watch video and keep learning. Okay, thank you.